वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, जैसे हम आपकी सेहत के हवाले से बात करते हैं, हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं, तो आज भी एक अवेयरनेस के अकॉर्डिंगली हमने एक सेगमेंट डिज़ाइन किया है और आज हम बात करेंगे आपके बालों की सेहत के हवाले से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस होती हैं। वैसे अब ये बात भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा गलत हो चुकी है। आजकल के तो मर्द भी बड़े कॉन्शियस होते हैं अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने हेयर हेल्थ को लेकर। थैंक्स टू जनाब मेडिकल साइंस, जिसमें इतनी सारी इनोवेशन अब आ चुकी है, इवॉल्व हो चुकी है कि इतने सारे ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं कि अगर किसी को बालनेस का इशू है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके बालों को हेल्दी कर सकती हैं। तो वो कौन कौन से टिप्स हैं, वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, आज हम इसी का तस्करा करेंगे, जो कि सेफ़ भी हैं। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है आज इन प्रोग्राम डॉक्टर नासिर रशीद साहब, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनसे वक्तन मुलाकात भी रहती है और बड़े मज़े के टिप्स जो हैं वो जानने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे बालों की हेल्थ के हवाले से, बालों की सेहत के हवाले से। मर्द और ख़वातीन को दोनों को हम बारी बारी मैं चाहूँगी कि डिस्कस करें। मर्दों के भी जो मसले मसाले हैं उनको भी तस्करा करें, लेकिन हम आगाज़ करेंगे ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन बड़ी कॉन्शियस भी होती हैं। और जो एक सबसे मेजर या कॉमन मसला जो कि हमने मोस्टली बहुत सारे ही ख़वातीन से सुना है, हेयर फॉल का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जितने आपके मसले हैं वो मेरे भी मसले हैं, उनको हम ज़रा केटर करते जाएंगे, डॉक्टर साहब से पूछते जाएंगे हेयर फॉल की क्या रीज़न है। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मेल और फीमेल हेयर लॉस बिल्कुल डिफरेंट है और उनके कॉजेज़ भी बहुत डिफरेंट हैं। मेल हेयर लॉस मोस्टली 90% आप कह लें, 10% केसेस को छोड़ के वो तो जेनेटिक होता है। आपका फैमिली में आपके दादा, ताया, चचा, एनीवन, इवन मामू, नाना, उस फैमिली, दोनों फैमिलीज़ की तरफ से आ सकता है। तो अगर कहीं फैमिली में हिस्ट्री है तो आप हाई रिस्क पे हैं कि आपके अंदर भी वो हेयर लॉस की जीन जो है वो आएगी। और एक टाइम के ऊपर जब आप टीन एज से निकलते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है और आपका हेयर फॉल शुरू हो जाता है। फीमेल्स का हेयर लॉस जो है वो काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है अगर डायग्नोज प्रॉपरली हो जाए और उसका प्रॉपर जो स्टेप्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो करेक्ट हो जाएं तो काफ़ी हद तक रिकवर भी हो जाता है हेयर लॉस। जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज पाकिस्तान के अंदर जो फीमेल्स में है वो है आयरन की डेफिशिएंसी, और जो कि अनडिटेक्टेड, बहुत ज़्यादा अनडिटेक्टेड है कि लोगों को कई साल तक आयरन डेफिशिएंसी होती है और वो अल्टीमेटली जो उसके सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो होते हैं एग्रेसिव और बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा हेयर लॉस एकदम शुरू हो जाता है। तो उसका जो मेन टेस्ट है, आपने अगर चेक करना है कि आपको कहीं आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, तो वो सीरम फेरेटिन एक टेस्ट होता है जो आप किसी भी लैब से, अच्छी लैब से करा सकते हैं। तो जब भी हेयर लॉस होना शुरू हो फीमेल्स में, चाहे जो भी एज ग्रुप हो, तो जो पहला टेस्ट है वो फेरेटिन ज़रूर चेक होना चाहिए। ठीक है। हाँ, बल्कि कोई भी थेरेपी में जाने से पहले फेरेटिन चेक होना चाहिए और फेरेटिन का जो लेवल है वो खुद असेस नहीं करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट से असेस कराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लैब के अंदर जो रेफरेंस रेंज है वो लिखी होती है एक बहुत ब्रॉडर लाइन के 25 से लेके 150 तक, जो कि नॉर्मल रेंज नहीं होती। वो बिल्कुल एक किस्म के स्टैटिस्टिक्स होते हैं कि लैब के अंदर इतने लोगों ने टेस्ट कराया और मिनिमम ये लेवल आया और मैक्सिमम ये लेवल आया, तो लोग समझते हैं कि हमारा उस रेंज के अंदर है जो लैब ने लिखा हुआ है आगे, तो वो समझते हैं नॉर्मल है, हालांकि ये नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं है। फेरेटिन की नॉर्मल वैल्यू कम से कम एक्सेप्टेबल वैल्यू 70-80 मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम 70-80, आइडियली तो 3 फिगर्स में होनी चाहिए कि 90-100 पे रहे। तो अगर आपने खुद चेक करना है और ख़ुद टेस्ट कराना है डॉक्टर पे जाने से पहले, जो कि एडवाइजेबल है, क्योंकि सिंपल एक चीज़ है, फेरेटिन आप खुद भी चेक कर सकते हैं, किसी लैब पे जाएं, ब्लड सैंपल दें, फेरेटिन का टेस्ट लें और ये चेक करें कि वो 100 के क्लोज होना चाहिए। अगर बहुत ही कम आ रहा है 80-70 तो एक्सेप्टेबल लिमिट में है, हेल्दी फिर भी नहीं है। अगर इससे कम है दैट मीन्स कि आपको आयरन सप्लीमेंट्स चाहिए। अब आयरन सप्लीमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग हमारे यहाँ पे आयरन ओरली एक्सेप्ट नहीं करते, स्टमक एसिडिटी हो जाती है, स्टमक की वैसे प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्राइटिस होता है लोगों को, तो उसमें मोस्टली फीमेल्स के अंदर आईवी आयरन, जिसमें वीनोफर की ड्रिप है, फेरोइंजेक्ट की ड्रिप है, जो प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान भी लगती है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक फीमेल्स में होता है कि ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं, फोलिक एसिड की, आयरन की इवन डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी, ये ज़्यादातर अनमॉनिटर्ड प्रेगनेंसीज में होती हैं, जिनके अंदर प्रॉपर डॉक्टर नेग्लिजेंट है, पेशेंट भी नेग्लिजेंट है और वो अपने लेवल्स चेक नहीं करा रहा, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी न्यूट्रिएंट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है।
तो फोलिक एसिड एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपने लेना है, विटामिन मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए और आयरन मॉनिटर करना चाहिए, यानी कि सीरम फेरेटिन। लोग एक और भी प्रॉब्लम करते हैं कि आयरन का लेवल चेक कर लेते हैं, जो कि फ्री आयरन ब्लड में, और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो वो काफी बहुत ज्यादा का ड्रॉप कर जाता हाँ है। तो अक्सर ये डेफिशिएंसी शुरू होती है प्रेगनेंसी में और अनडायग्नोज चलती रहती है कई सालों तक। अच्छा। इवन मेडिकल कम्युनिटी में भी बहुत सारे हमारे पास केसेस आते हैं कि कई डॉक्टरों से होके आ गए हैं, कई स्किन स्पेशलिस्ट से होके आ गए हैं, उन्होंने फेरेटिन चेक नहीं किया और पीआरपी सेशन करे जा रहे हैं, मीजोथेरेपी कर रहे हैं, माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, और जबकि अगर आपका फेरेटिन कम है और आप कोई भी इन्वेसिव थेरेपी अगर करते हैं विदाउट करेक्टिंग फेरेटिन, तो आपको बेनिफिट एक तो वो नहीं मिलेगा बल्कि उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ठीक, तो डॉक्टर साहब फेरेटिन कम है तो उसके बाद फिर क्या किया जाए? मोस्टली तो अगर मैंने बताया कि 70-80 से नीचे आ रहा है तो ओरली मुश्किल होता है। ओरली आप ट्राई कर सकते हैं, सेंगोबियन टेबलेट आती है, फीफोलवेट आती है जो आम आयरन के ओरल है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे इंक्रीज इतने आराम से नहीं होता अगर एक दफा कम हो जाए। आईवी आयरन ड्रिप लगती है डॉक्टर की सुपरविजन में या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जाके आप, या गायनोकोलॉजिस्ट इवन, आईवी आयरन है उसमें डिफरेंट आती हैं ड्रिप्स आती हैं, फेरो इंजेक्ट की आती है, विनोफर की आती है, मोनोफर आती है, तो वो ड्रिप्स जो हैं वो लगनी चाहिए फिर, और आयरन करेक्ट होना चाहिए, और जितनी जल्दी वो करेक्ट होगा उतना आपका हेयर लॉस कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक दफ़ा फेरेटिन कम हो जाए और आपको हेयर लॉस फेरेटिन की डेफिशिएंसी से शुरू हो जाए तो ड्रिप्स लगवाने के बाद और लेवल को करेक्ट करने के बाद भी आपको वेट करना पड़ता है। लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं कि मैंने लगवाया 2 महीने हो गए, 3 महीने, मिनिमम टाइम 6 मंथ्स है। यानी कि आपका आयरन कम था, आपने आईवी लगवाया आयरन, तो कम से कम 6 मंथ्स के बाद इंप्रूवमेंट शुरू होगी। ओके, तो फौरन नहीं होगा। और फिर ये भी है कि उस 6 मंथ्स में आपने मॉनिटर भी रखना है कि दोबारा भी आयरन कई लोगों का कम होता है, जिनका कम पहली दफा हुआ दोबारा भी कम होता है, तो मॉनिटर रखें, ठीक है, क्योंकि लेवल मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि आपने ऊपर कर लिया एक दफा, फिर आपने छोड़ दिया मॉनिटर करना, फिर वो नीचे गिर गया, फिर आपने आईवी लगवा लिया, तो इस तरह जो ग्राफ ऊपर नीचे का बनता है वो उसका इतना फायदा नहीं होता, कि बजाय इसके कि वो एक कंसिस्टेंट लेवल पे नॉर्मल रेंज में रहे काफी अरसे तक, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा बॉडी को। सेकंड पे थायराइड हार्मोन का इश्यूज है, बहुत ज्यादा फीमेल्स में है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हम कहते हैं। सब क्लिनिकल का मतलब है कि आपको वैसे कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे थायराइड के, लेकिन आपका जो TSH लेवल है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। आइडियल TSH ऑप्टिमल एंटी एजिंग की जो थ्योरी है उसके मुताबिक तो 1.5 से 2.5 के अंदर होना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल 3, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, और फिर आपने रिपीट कराया 2-3 दफा और उसमें वो 3, 4 से ऊपर रह रहा है, तो दैट मीन्स आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है। वो भी फिर हार्मोन स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है। थर्ड के ऊपर विटामिन डी डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये बहुत बड़ा कॉमन आजकल प्रॉब्लम है, बच्चों में भी प्रॉब्लम है। विटामिन डी तो हर बंदे का कम है और वो उसको बहुत इजी लेते हैं कि कम है या सबका, हाँ, एक कॉमन जवाब होता है कि सबका ही कम है। सबका कम का मतलब ये नहीं कि आपने सही नहीं करना उसको, तो उसमें तो बहुत इजी है कि कैप्सूल्स आते हैं, बट उसमें ये होता है कि लोग डेली बेसिस वाले लेते हैं, जो कि खाने भी मुश्किल होते हैं, रोज खाना पड़ता है। जो सबसे इजीएस्ट विटामिन डी का सप्लीमेंट है वो एक कैप्सूल आता है जो आप महीने में 2 दफा ले लें, 2 लाख यूनिट्स का होता है, सनी डी के नाम से। वो आप सस्ता सा होता है, 100-200 रुपए का, वो आप जाके हर फार्मेसी पे अवेलेबल है, और एवरी 15 डेज आप ले लें तो आपका विटामिन डी लेवल मेंटेन रहेगा। विटामिन B12 का भी। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले आपको एक दफा अपनी टेस्ट जरूर करा लेनी चाहिए कि फेरेटिन चेक हो जाए, TSH चेक हो जाए, विटामिन डी चेक हो जाए, विटामिन B12 चेक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब की जो आपने बिल्कुल एक डिटेल में आपने जो सब बताया है, ये तो मेरे ख्याल से किसी की जाने बला के हम कभी इन बातों के ऊपर सोचें भी, या कुछ चेक भी करवाएं या टेस्ट करवाएं, या किसी डॉक्टर के पास जाकर ही हम मशवरा कर लेंगे, नहीं तो सवाल ही। क्योंकि मैंने तो शायद ही कभी सुना हो कि मेरी सराउंडिंग्स में कोई गया हो, शायद मैं भी उसी में यही गलती कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ जो कि हम बड़ा एहसान अपने ऊपर करके कर रहे होती हैं, और हमें मुश्किल से शायद पता चल गया कि भाई जो बायोटिन है ये बालों की, हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए अच्छा है, तो वो हम वो भी पूछे बगैर मुसलसल साल लिए जा रहे होते हैं। जी हाँ, कि अब तो हमारा हेयर फॉल नहीं होगा, अब तो हम क्योंकि बायोटिन खा रहे हैं, अब तो हमें बालों का कोई मसला ही नहीं हो सकता। बायोटिन सिर्फ एक विटामिन है, इसको विटामिन H कहते हैं। ये बेसिकली इसका बेनिफिट बालों के ऊपर होता है, लेकिन ये बालों का डायामीटर यानी कि मोटाई इंप्रूव करता है और रेट ऑफ ग्रोथ को भी बढ़ाता है। लेकिन अगर आपका विटामिन B12 कम है, विटामिन डी कम है, आयरन कम है, फेरेटिन कम है, थायराइड आपका आउट ऑफ ऑर्डर है, तो फिर इस तरह से ट्रीटमेंट्स का फायदा नहीं होगा।
तो एक्चुअली जैसे कहते हैं कि एक पूरा कंप्लीट बेसिक पैनल होना चाहिए कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है या जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन्स हैं बालों की हेल्थ के लिए, तो वो सारे इन ऑर्डर होने चाहिए। एक भी चीज कम होगी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त सोर्स देखे ना, आपने साइंटिफिकली मेडिकली जितनी भी सारी बातें थी आपने तो उनका जवाब दे दिया। इसके बाद मेरे ख्याल से कि कोई और फर्दर बात रह नहीं जाती, कोई जस्टिफिकेशन रह नहीं जाती आपकी और हमारे कहने के लिए। लेकिन फिर भी ये सब तो हमने नहीं किया जो आपने बताया अभी तक, ये तो हमने किया ही नहीं। लेकिन एक काम जो है वो हमारे सारे घर में बड़े जो बुजुर्ग हैं वो भी कह रहे हैं, हम खुद भी कह रहे हैं। मैं देसी टोटकों की तरफ ज़रूर आना चाहूँगी कि कोई मसला बालों का हो गया है तो वो जी पीछे से एक आवाज़ आती है घर में किसी बड़ी अम्मा की कि भाई वो प्याज का पानी लगा लो, या वो सरसों का तेल लगा लो, या वो एलोवेरा का जो है क्वार गंदल भी जिसे कहते हैं वो घर में लगा लो, उसमें कोई ये डाल लो, अंडा डाल लो, दही डाल लो। ये सारी चीज़ें टोटकाज शुरू से ख़वातीन करती चली आई हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात भी केयर करनी चाहिए। लेकिन जो फिर आपने सारी बातें बताई, अगर हम उसको केटर नहीं कर रहे और अगर हम प्याज के पानी से ही सारे मसले सॉल्व कर लेंगे तो फिर क्या ज़रूरत है कि कोई ड्रिप लगवाई जाए, मल्टीविटामिन लिया जाए? जिसमें आपके सारे डिफरेंट ऑयल्स हैं, सरसों का ऑयल है, आंवले का ऑयल है, बादाम का ऑयल है, देन एलोवेरा है, उसके अलावा आपके जो प्याज का जूस है, ये सारे बेसिकली न्यूट्रिएंट्स रिच चीज़ें हैं। इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑयल्स में भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, ओमेगा एसिड्स हैं, जो आपका अनियन जूस है उसमें कैटलेज होता है, एंजाइम होता है। तो ये बेनिफिशियल तो हैं, लेकिन जब तक बॉडी के अंदर की क्रॉनिक डेफिशिएंसीज करेक्ट नहीं होंगी तो इनका बेनिफिट तो होगा, लेकिन एक लिमिट तक बेनिफिट होगा। अगर आपकी डेफिशिएंसीज करेक्टेड हैं, आपके सारे विटामिन्स और मिनरल्स और हार्मोन्स बिल्कुल इन ऑर्डर हैं जो नेचुरली होने चाहिए, जो नॉर्मल लेवल्स हैं उसमें होने चाहिए, और उसके बावजूद आपके बाल गिर रहे हैं तो फिर ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, बट बेसिक्स को करेक्ट किए बगैर आप एडवांस लेवल पे या इस तरह की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करें ज़रूर करें, लेकिन साथ में बाकी अपनी जो हेल्थ है, यानी कि जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो भी इम्प्रूव्ड होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मर्दों की हेयर लाइन जो वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि पीछे चलना जाती रहती है और हेयर फॉल फ्रंट से होता रहता है, ये किस रीज़न से होता है? और अगर टाइमली इसको मिड 30s में हम चाहते हैं कि हमारे आपके बुढ़ापे में मर्दों की हम खासकर बात करें कि बिल्कुल हेयर फॉल ना हो जाए, कंप्लीट हेयर फॉल, तो उससे कैसे बचना है? देखिए, मेल्स का जो है बड़ा डिफरेंट है, फीमेल्स में तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। मेल्स का 90% जो है वो जेनेटिक है, यानी कि उनकी फैमिली में उनके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स में से कहीं पे भी ताया चचा अंकल्स में कोई बॉल्ड है तो दैट मीन्स के जेनेटिक बॉल्डनेस का रिस्क है। जेनेटिक बॉल्डनेस को विटामिन्स हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपको जेनेटिक बॉल्डनेस भी है और साथ आपको डेफिशिएंसीज भी हो गई हैं विटामिन्स की, तो आपके बाल ज्यादा गिरेंगे। अगर आप विटामिन्स को करेक्ट कर लेंगे तो बाल गिरना रुकेंगे नहीं, लेकिन कम हो जाएंगे, रेशियो कम हो जाएगी, क्योंकि एक तो आपके हार्मोन या जेनेटिक्स की वजह से बाल गिर रहे हैं और साथ में आपको विटामिन डी भी कम हो गया, आयरन भी कम हो गया, वो भी, तो आपके बालों की स्पीड डबल हो जाएगी। तो वो आप स्लो डाउन तो कर सकते हैं अपनी डेफिशिएंसीज को करेक्ट करके, लेकिन मेल्स के अंदर जेनेटिक हेयर लॉस के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं जो अगर टाइमली शुरू कर लें तो वो भी उसको स्लो डाउन कर देते हैं, 100% नहीं रोकते। उसमें 2-3 मेडिसिन हैं जो FDA अप्रूव्ड आई हुई हैं। आप आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है मोनोक्सिडिल 2.5 मिलीग्राम। 2.5 मिलीग्राम की एक टेबलेट है, आम मिलती है, ये आपको शुरू करनी पड़ती है अगर आपने अपने हेयर लॉस को स्लो डाउन करना है या रोकना है। तो कुछ लोगों में डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट है, कुछ लोगों में एवरेज रिजल्ट है और कुछ लोगों में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, ये टैबलेट सब खरीदने वाले, सुनने वाले भी हाँ, तो ये ओरल मोनोक्सिडिल बेसिक ट्रीटमेंट है। ठीक है, लेकिन ये भी डॉक्टर को सुपरवाइज करके या दिखा के करना मेडिकल हिस्ट्री भी सारी शेयर करके, क्योंकि ये बेसिकली ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा लो करती है। तो वैसे तो हमारी पॉपुलेशन में ब्लड प्रेशर हाई होता है मेल्स में, लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता हो, यानी कि नॉर्मल प्रेशर ही थोड़ा लो रहता हो, उनको फिर ये केयरफुली देते हैं या फिर उनको नहीं देते। सही, क्योंकि अगर वो जिसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर ही 110-70 है तो वो ये अगर मेडिसिन लेगा तो ब्लड प्रेशर फिर ज़्यादा लो होने के चांसेस होते हैं, उससे फिर हेडेक, चक्कर, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए डॉक्टर को कंसल्ट करके करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस बात में कितनी हकीकत है? मैंने अक्सर 1-2 लोगों को सुना, तो मैंने कहा मैं आज डॉक्टर साहब से सवाल कर ही लूँगी। जो अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब फलानी जगह पर गए और वहाँ पर 1 हफ्ता रहे और जब वहाँ से वापस आए तो भी हेयर फॉल हो गया, पूरा बाल गिरना शुरू हो गए और फिर बाल्डनेस हो गई। इससे पॉसिबल ऐसा होता है कि कोई दुबई गया हो, वहाँ पर सिर्फ 7 दिन रहकर आया हो और जी वापसी पर हेयर फॉल शुरू हो गया? क्या रीजंस हैं? नहीं, उसमें 2 तरह का हेयर लॉस होता है जो सीजनल होता है।
एक तो सीजन की वजह से टेम्परेरी हेयर लॉस होता है कई दफ़ा कि विंटर से आप आ रहे हैं या समर से आप ऑटम में जा रहे हैं, या जिस तरह आप हमारा बरसात का मौसम आ रहा है तो उसमें उसको टेलोजन एफ्लिया में शॉक लॉस कहते हैं, कुछ लोगों में होता है सीजन के चेंज होने से। लेकिन जो ये आप बता रही हैं कि डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट सिटीज़ में, तो उसमें शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेयर लॉस होता है। हो सकता है दुबई में जा रहे हैं आप, मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं, या यूके में कनाडा में जा रहे हैं, जहाँ पे सी वाटर टैप में आता है, सी वाटर को वो ट्रीट करते हैं और वो टैप में देते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर क्लोरीन और फ्लोराइड, जैसे कराची की अगर हम बात कराची का है, टैंकर का पानी है वो खराब है, ठीक है, तो उसमें दुबई में और स्पेशली इंग्लैंड वगैरह में सी वाटर को ट्रीट करके उसमें क्लोरीन और फ्लोराइड डाल के ऐड करते हैं, तो वो फ्लोराइड और क्लोरीन का कंटेंट हार्मफुल है फॉर हेयर। तो उस केस में जो सबसे बेस्ट होता है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल है या आपका स्टे वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो दो ही ऑप्शन होते हैं। एक तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने बालों को यानी कि सर को कम से कम ड्रिंकिंग वाटर जो नेस्ले का बोतल है जैसे आप पी रहे हैं उससे आप धोएं, उसी से गीला करें, उसी से शैम्पू लगाएं और शैम्पू को भी उसी से धोएं। नलके के पानी को सर पे इस्तेमाल ना करें। बॉयल करने का भी फायदा नहीं होगा, जो बॉयल करने का भी इतना फायदा नहीं होता। उसमें फिर एक और चीज जो अवेलेबल है, अगर आप मिनरल वाटर चाह रहे हैं फिल्टर्ड, तो आरओ प्लांट, छोटा आरओ प्लांट आता है, हाँ पाकिस्तान में जिस तरह 30-40 हज़ार रुपए का मिल जाता है, जो लोग डिस्पेंसर्स के ऊपर लगाते हैं नॉर्मली। तो एक नॉर्मल फिल्टर होता है और एक फिल्टर विद आरओ होता है। तो आरओ प्लांट जो है वो प्रॉपर ये चीजें निकाल देता है। तो या तो आपने शावर पे फिर एक छोटा आरओ प्लांट लगा लें कि शावर के पीछे वो लगाओ, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज फिर वही हल है कि जो पीने वाली बोतल है वो आप आधे लीटर की 1 लीटर की आप हेड के लिए अलग रखें, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आपने इसमें बताया कि जेनेटिक्स भी बड़ी अहम किरदार अदा करिए, मर्दों की खासकर हम गंजपन या बाल्डनेस के हवाले से बात करें, इसका जो ट्रीटमेंट है वो फाइनली फिर आप समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट ही है, और अगर उसको जितना टाइमली करवा लिया जाए उतना बेहतर है, या फिर मुकम्मल गंजा होने का इंतजार किया जाए? असल में मेल्स के अंदर जिस तरह बताया कि एक तो कॉज भी फर्क है जेनेटिक, और मेल्स के अंदर हेयर लॉस की 2 जोन्स हैं। एक फ्रंट एरिया जिस तरह आपने कहा हेयर लाइन पीछे चली जाती है, माथा बड़ा हो जाता है, फोरहेड ब्रॉड हो गया, और एक बैक एरिया पीछे क्राउन बनता है जिसको हम कहते हैं कि स्पॉट बनता है, बॉल्ड स्पॉट। तो फ्रंट एरिया के लिए तो ट्रीटमेंट्स इतने इफेक्टिव नहीं है, फ्रंट एरिया के लिए ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। लेकिन जो बैक एरिया है जिसको हम क्राउन एरिया में बॉल्ड स्पॉट कहते हैं, वो अगर टाइमली ट्रीट किया जाए तो वो रुक भी जाता है, और काफी हद तक अगर आप परसिस्टेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं यानी कि छोड़ नहीं रहे, तो वो श्रिंक करके छोटा भी हो जाता है साइज। तो मेल्स के कॉजेज भी फर्क है, और मेल्स के एक मेल के अंदर ही फ्रंटल डिफरेंट ट्रीटमेंट है और बैक के एरिया का डिफरेंट ट्रीटमेंट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात की चर्चा हुई सोशल मीडिया पे, आपको पता है कि कोई अगर अच्छी रील बना ले या कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, तो वो फिर ट्रांसफ़र ऐसी होती है हमारे यहाँ जंगल की हवा की तरह, फिर हर घर में वही टोटका अपनाया जा रहा होता है। तो इसी तरह एक बात हुई कि भाई सल्फेट फ्री शैम्पू जो है वो ख़वातीन को यूज़ करना चाहिए, स्पेशली वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा जिनके बाल डैमेज होते हैं या जो बहुत ज़्यादा कलर करवाती हैं, तो अगर वो यूज़ करेंगे तो इससे लेस डैमेज होगा। एक तो ये सवाल कि इसका जो इस्तेमाल है, क्योंकि कुछ ख़वातीन करती हैं, फिर वो देखती हैं कि उसकी झाग नहीं बन पाती है, बाल क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो इस्तेमाल करना छोड़ दिया जाता है। और क्या ये सल्फेट फ्री शैम्पू बच्चों और मर्दों के लिए भी है? जी, सल्फेट बेसिकली एक केमिकल है जो बालों के शैम्पूज के अंदर या किसी भी सोप्स में भी वो झाग बनाने के लिए डाला जाता है। और ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू डेकेड्स रिसर्च ने बताया कि वो हार्मफुल है, पॉइजनस है, हेयर फॉलिकल के लिए अच्छा नहीं है। तो उसकी क्वांटिटी जितनी शैम्पू में कम होगी उतना ही वो बेहतर है। अब बल्कि बिल्कुल सल्फेट फ्री शैम्पूज भी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ माइंड में रखनी है कि सल्फेट जिस शैम्पू में नहीं होगा उसकी झाग कम बनेगी, क्योंकि वो फोमिंग एजेंट है। सल्फेट फोमिंग एजेंट जब नहीं डलेगा तो जो झाग का वॉल्यूम है वो कम होगा। तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर झाग कम बन रही है तो शैम्पू उतना क्लीन नहीं करेगा, क्योंकि झाग का रोल सिर्फ क्लीनलीनेस में एक लिमिटेड है। अगर कोई शैम्पू ऐसा है जो झाग नहीं बना रहा लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं क्लीन करने के वो सारे हैं, जैसे देसी शैम्पूज हैं, देसी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें आंवला, रीठा, सीकाकाई ये चीज़ों बना के भी देसी शैम्पूज भी बनते हैं, या वॉशिंग लिक्विड बन जाता है। तो वो अब इतनी झाग नहीं बनाएगा, लेकिन वो क्लीन उतना ही करेगा जितना एक सल्फेट वाला शैम्पू करेगा। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि झाग कम बनना या ज़्यादा बनने से बालों की सफाई या हेड की सफाई को फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये कि फीमेल्स के अंदर सल्फेट फ्री शैम्पू को इस्तेमाल करने का एक आसान तरीका ये है कि बेसिकली सल्फेट जो है वो स्किन के अंदर जो हेयर रूट है उसके लिए हार्मफुल है।
तो जो आपका एरिया ऐसा है, बालों की जड़ों वाला एरिया या है, स्कैल्प है, जो स्किन आपकी है जिससे बाल निकल रहे हैं, उसके ऊपर आप सल्फेट फ्री शैम्पू लगा लें। और जो बालों की लंबाई है, जो फीमेल्स में लेंथ 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट तक होती है, तो वो उसके ऊपर अगर आपको झाग चाहिए और आपने साफ करना है तो वो आप नॉर्मल शैम्पू कर लें, ताकि नॉर्मल शैम्पू आपके बालों की जड़ों में ना जाए सल्फेट वाला। तो ये कॉम्बिनेशन करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम जरा उन ख़वातीन के लिए बात करते हैं जिनको लंबे बाल रखने का बहुत शौक है, और मेरे ख्याल से शुरू से ही ख़वातीन को बड़ा क्रेज़ रहता है, और आपकी अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ऐसा कोई टोटका आज तक, इतना आजमूदा टोटका नहीं मिला कि जिससे भी बाल ये कर लें या वो कर लें, चाहे जितने ही आमदे रीठे लगा लें, कि बाल भाई महीनों में या दिनों में तो लंबे करना मेरे ख्याल से बड़ा ही वो एक प्रैक्टिकल बात नहीं होगी उस तरह से, लेकिन कोई ऐसी ट्रीटमेंट जो कि अब आई हो, जो कि बालों की ग्रोथ में या ख़वातीन के बालों की लेंथ में बहुत जल्दी इजाफा कर सके? देखिए, जो दो बॉडी की ऑर्गन्स हैं, एक स्किन और एक हेयर, ये जो है ओवरऑल आपकी हेल्थ का इंडिकेटर है। अगर आपकी ईटिंग हेल्दी है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, तो स्किन भी हेल्दी होगी, बाल भी हेल्दी होंगे। तो अगर इन दोनों ऑर्गन्स में, स्किन में या बालों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो लोकलाइज्ड प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी नहीं है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी न्यूट्रिशन, आपकी नरिशमेंट जो है वो अच्छी नहीं है, मतलब आपकी जो बॉडी है वो मेल नरिश्ड है, उसको जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसको मिल नहीं रहे। ठीक है, तो उनका इफेक्ट और उनका इम्पैक्ट स्किन के ऊपर और हेयर के ऊपर आता है। तो आपने बालों को या स्किन को जब भी इंप्रूव करना है, तो वो लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट एक पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। आपने अपनी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करना है, ठीक है, स्ट्रेस लेवल कम करना है, मेडिटेशन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, ये वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है कि एक चीज कर ली, सिर्फ टोटका कर लिया, सिर्फ पीआरपी करा लिया, ठीक है, उसका फायदा होगा, एक लिमिटेड सा फायदा होगा, वक्ती तौर पे फायदा होगा, लिमिटेड। अल्टीमेटली अगर आपके बालों को आपने इंप्रूव करना है और आपको हेयर लॉस हो रहा है और काफी अरसे से हो रहा है और मैनेजेबल नहीं है, तो जिस तरह मैंने बताया कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपकी विटामिन्स, हार्मोन्स वगैरह चेक होने चाहिए, वो सब कुछ ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो करेक्ट होना चाहिए, उसकी डेफिशिएंसीज करेक्ट होनी चाहिए, हार्मोन का बैलेंस करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप ये थेरेपीज जो हैं, जिसमें टोटके भी हैं, जिसमें पीआरपी है, और थेरेपीज भी आ गई हैं, स्टेम सेल्स है, नैनोफैट ट्रांसफर है, एक्सोसोम्स है, बोटॉक्स है, हाइलुरोनिक एसिड है, इस तरह की मेसोथेरेपी है, माइक्रो नीडलिंग है, कॉम्बिनेशन के साथ, सबकी कॉम्बिनेशन, ये सारी थेरेपीज हैं। वंस आपने अपने कॉज ऑफ हेयर लॉस को आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोज कर लिया, उस कॉज को रिमूव कर दिया, यानी कि जो भी जिस वजह से वो हेयर लॉस शुरू हुआ था वो आपने करेक्ट कर दिया, जो डेफिशिएंसी थी वो आपने ठीक कर ली, अब आपने रिकवरी करनी है, तो उस रिकवरी को तेज करने के लिए ये सारी चीजें बेनिफिशियल होंगी। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखी, जब मैं छोटी थी तब भी मैं सुन रही थी, अक्सर हमारे यहाँ तो एक तो बड़ी बुरी आदत है कि हम लोग इतने मुंह फट हैं कि कोई भी घर में आंटी आई तो बहुत सारे कमेंट्स कर दिए, आपके बॉडी शेमिंग कर दी या हर तरह की बात कर दी। फिर बेचारी जो हमारी अम्मियाँ होती थी वो भी बड़ी मासूम होती थी, वो भी जिसने जो कह दिया वो करने वो चल पड़े। ख़वातीन के बच्चों के हवाले से, ख़ासकर जिनके बाल बहुत लंबे होते थे, मैंने अक्सर देखा, अभी भी ये चीज़ हो रही है कि जी बाल कटवा दिए गए, क्योंकि दुबली पतली लड़की है, बाल बहुत लंबे, तो ये बात की जा रही कि भाई सारी ग़िज़ा तो बालों पे लग जाती है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये तो बच्ची को लगते ही नहीं, तो चलो इसके बाल कटवा देते हैं। ये क्या है? असल में जैसे मैंने पहले बात की कि डाइट्स, क्योंकि एक्चुअल फॉल्ट डाइट का है, ठीक है, आपकी डाइट न्यूट्रिएंट रिच नहीं है, ठीक है। अब जो जंक फूड है, जिसमें बर्गर है, आपका केमिकली प्रोसेस्ड चिकन है, वो चीज़ें हैं, तो वो आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब है कार्बोहाइड्रेट मिल रही है, प्रोटीन मिल रही है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी की सस्टेनेबिलिटी और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए वो भी उतने ही जरूरी हैं, और वो बहुत कम क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, वो नहीं मिल रहे, तो आपके बाल और स्किन इफेक्ट होगी। तो अगर आपकी डाइट सही नहीं, तो लॉन्ग हेयर, डेफिनेटली आप लॉन्ग हेयर रखेंगे तो आपको प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए, आपके हेयर रूट की फंक्शनिंग ज्यादा होगी, आपके हेयर रूट को विटामिन्स की डिमांड भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो देयर आर टू वेज कि या तो आप अपनी डाइट को सही कर लें, अगर आपने लंबे बाल रखने हैं, बच्चों के बाल ना कटवा दें, इस बात पे कि वो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताया कि हेयर बोटॉक्स क्या है और किन लोगों को उसकी जरूरत है? देखिए, ये एक
जनरल टर्म है, हेयर बोटॉक्स है, उसमें और मीजोथेरेपी के सॉल्यूशंस हैं। जो ज़्यादा अब आजकल चल रहा है वो एक्सोसोम्स है। एक्सोसोम्स है। Exosomes और ये है। क्या फ़र्क है, ये भी हमें बताएगा? डिफरेंट Treatments आप हैं। कह लें प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और जो कि कुछ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ नेचुरल डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि ह्यूमन सोर्स है किसी का प्लांट सोर्स है, उससे वो ड्राइव करके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रिजर्व कर लिया है, और वो फिर एक पाउडर्ड फॉर्म में आते हैं, बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और उसको आप लिक्विड, जिस तरह एंटीबायोटिक आप बनाते हैं पाउडर से लिक्विड बना के, उसके इंजेक्शंस बन जाते हैं और वो आप इंजेक्ट करते हैं। इन सारों का अपना अपना बेनिफिट डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन अगेन मैं बार बार रिपीट ये कर रहा हूँ कि डायग्नोसिस के बगैर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि फीमेल्स हैं, क्लिनिक में चली गई, स्पा पे चली गई और वहाँ पे पीआरपी करा लिए, 10-10 सेशन करा लिए और डायग्नोसिस हुआ ही नहीं, ठीक है। और फिर वो कंप्लेंट ही आती है पीआरपी काम नहीं कर रहा, या स्टेम सेल्स काम नहीं कर रहे, या बोटॉक्स काम नहीं कर रहा, या एक्सोसोम्स के सेशंस करा लिए। तो पहली चीज ये है कि अगर आपका फेरेटिन कम है, आपकी विटामिन्स कम है जो बेसिक चाहिए, तो आप जितने मर्जी एक्सोसोम्स, बोटॉक्स और पीआरपीज और ये चीजें करा लें, एक लिमिटेड सा बेनिफिट होगा बहुत, और सस्टेनेबल नहीं होगा, करेक्ट। द मोमेंट आप छोड़ेंगे वो फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा, ठीक है, या उतना बेनिफिट होगा ही नहीं अगर आपकी इंटरनल हेल्थ और आपकी डेफिशिएंसीज करेक्टेड हो, और जो कॉज ऑफ हेयर लॉस था, जिस वजह से बाल गिरने शुरू हुए, वो डायग्नोज होकर करेक्ट हो जाए, और फिर आप इस तरह की थेरेपी कराएं तो फिर आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और हमें बता रहे थे कि हमें बालों की हेल्थ किस तरह से उसको मेंटेन करना है। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।